हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पर हम आपको लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने लेक्चर नंबर हमारा 3 होगा। पिछले वाले वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 2 डिस्कस किया था। और यहाँ पर हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन टॉपिक एनसीईआरटी जो हमारा है यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी, हम उसी को कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। लेक्चर नंबर हमारा 3 है। यदि आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाया हूँ। मैं यहाँ पर क्रैश कोर्स अभी पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जैसे हमारा क्रैश कोर्स कंप्लीट होगा, हम आपको डिटेल एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा। एक एक लाइन और एक एक फिगर ड्रा करके बताऊँगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड। जो डाइजेशन ऑफ फूड होगा, डाइजेशन ऑफ फूड, तो डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन डाइजेस्ट 2 तरीके से होगा। एक तो मैकेनिकल प्रोसेस होगा और दूसरा क्या होगा, केमिकल प्रोसेस होगा। मैकेनिकल प्रोसेस पहले डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम केमिकल प्रोसेस आपको डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले देखिए जो मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होगा, यदि हम भोजन दांतों की मदद से चबा रहे हैं, जो हम भोजन को चबाते हैं वो मैकेनिकल प्रोसेस होगा। जो एंजाइम के प्रेजेंस से जो भोजन डाइजेस्ट होगा वो केमिकल मेथड में आता है। तो यहाँ पर मैकेनिकल मेथड सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। मैकेनिकल मेथड में बक्कल कैविटी परफॉर्म द 2 मेजर फंक्शन होता है। फर्स्ट क्या होता है, मास्टिकेशन ऑफ फूड। पहला क्या होता है, भोजन को हम चबाएंगे, मास्टिकेशन ऑफ फूड होगा। और दूसरा क्या होता है, सोलोइंग। दूसरा क्या होता है, हम भोजन आसानी से निगलेंगे। ये हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा। क्लियर। और टीथ और टंग, दांत और जीभ, टीथ और टंग की सहायता से, और सलाइवा, 3 चीज, टीथ, टंग और सलाइवा, तीनों चीज की सहायता से भोजन को हम क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं। भोजन को हमने मिक्सअप कर दिया और सलाइवा में जो म्यूकस होता है, सलाइवा में जो म्यूकस होगा और जो मास्टिकेटेड फूड पार्टिकल, जो हमने भोजन को अभी तक चबाया, और हमारी जो माउथ में जो सलाइवा है और सलाइवा में म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस एक लिबलिबा पदार्थ होता है जो आपका लार बनता है, वो तो सलाइवा हो गया। फिर उसी में म्यूकस होता है जिसे, ठीक है, सलाइवा में जो म्यूकस होगा और मास्टिकेटेड फूड पार्टिकल, दोनों दोनों की सहायता से हम क्या करते हैं, भोजन को लुब्रिकेट और एडहेरिंग करते हैं। जो भोजन हमारे मुंह में बनता है सलाइवा की सहायता से, जो मास्टिकेटेड फूड पार्टिकल आपस में जाते चिपक जाते हैं, और जो भोजन बनाया उसे हम कहते हैं बोलस कहते हैं। अब यही बोलस कान पे एक रास्ता दिखाता है, फायरिंग से होते हुए, देन ओसोफेगस से होते हुए। जब जैसे ओसोफेगस से भोजन क्रॉस होगा, जैसे यहाँ पर फायरिंग हुआ, फायरिंग से जैसे ओसोफेगस आएगा तो हम भोजन को हम निगल लेते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सॉलोइंग या डिग्लूटेशन कहते हैं। अब यही भोजन जो हमारे अब भोजन कहाँ पर आ गया, ओसोफेगस से नीचे तरफ आ गया। अब भोजन स्टमक के पास जाएगा। देखिए माउथ में जो भोजन उसका नाम हो जाएगा बोलस, और स्टमक में जो भोजन उसका नाम अलग होगा। अब चलिए देखते हैं क्या उसका नाम होगा। अब यही बोलस फर्दर पास डाउन द ओसोफेगस बाय द सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस मतलब इस तरह समझिए, जैसे ये हमारा क्या होगा, ओसोफेगस होता है। जब भोजन जैसे यहाँ पर आएगा, जैसे भोजन यहाँ पर आएगा, ऐसे पाइप इस तरह ऐसे फूलता रहता है, ऐसे, फिर ऐसे फूलेगा, फिर ऐसे पचकतेगा। तो यहाँ पर जब भोजन ऐसे नीचे तरफ आएगा, जैसे यहाँ पर भोजन आया, तुरंत एक किनारे से एक प्रेस होगा, तुरंत भोजन नीचे तरफ आएगा। फिर यहाँ पर भोजन जैसे यहाँ पर स्टोर होगा, फिर यहाँ से प्रेस होगा, ऐसे भोजन, इस घटना को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। क्लियर। पेरिस्टाल्सिस फिर से हम आपको डिफिनेशन बताते हैं। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, यहाँ पर देखिए पेरिस्टाल्सिस का डिफिनेशन नहीं होता है, जो भोजन होता है बोलस ओएसोफेगस से पास होगा,
जब ओएसोफेगस पास होगा तो यहाँ पर एक क्या था, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा एक लहर जनरेट होगा। उस लहर को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। क्लियर। अब क्या होगा, अब यही गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पासेज ऑफ द फूड इनटू द सलाइवा। जिससे भोजन ओएसोफेगस से स्टमक के पास आएगा तो वहाँ पर एक ऐसे छल्ला लगा होगा। जैसे ये हमारा स्टमक हो गया, जैसे ये हमारा ओएसोफेगस हो गया, और ये हमारा ओएसोफेगस हो गया, ये हमारा स्टमक हो गया। जैसे भोजन ओएसोफेगस से स्टमक पास आएगा और यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा होगा, इसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। इस छल्ले का जो नाम हो जाएगा गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल करता है पासेज द फूड इनटू द स्टमक। अगर गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन होगा तभी भोजन स्टमक पास आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर सलाइवा, हमारे ओरल कैविटी सीक्रेट क्या होगा, सलाइवा होगा भाई। सलेवरी ग्लैंड पाए जाएंगे, सलेवरी ग्लैंड ने सलाइवा को सीक्रेट किया। कहाँ पर, ओरल कैविटी में। और ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा पहुंच गया। अब सलाइवा में क्या क्या चीज पाए जाते हैं इसको हम ध्यान से देखिए। सलाइवा कंटेंट, सलाइवा के अंदर इलेक्ट्रोलाइट पाए जाएंगे, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, सोडियम और इसका पोटेशियम, और फिर इसके बाद क्लोराइड बाइकार्बोनेट। इस तरह समझिए, सोडियम, उसकी बीबी क्लोराइड, उसका दुश्मन बाइकार्बोनेट, उसका दुश्मन पोटेशियम, और उसका दोस्त बाइकार्बोनेट। आप इस तरह याद करेंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा, सलाइवा के अंदर एंजाइम भी पाए जाएंगे, सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज भी पाया जाएगा, सलाइवा के अंदर क्या होगा, लाइसोजाइम भी पाए जाएंगे। कई बार नीट में पूछा गया डायरेक्ट, जो सलाइवा में कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं। अब हम आपको मैकेनिकल मेथड हमारा समाप्त हो गया, अब हम केमिकल मेथड स्टार्ट करते हैं। केमिकल मेथड द्वारा अगर देखा जाए जो डाइजेशन होता है वो इनिशिएट होता है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में। किसके एक्शन से, हाइड्रोलिटिक एक्शन, मतलब एंजाइम के द्वारा ही होता है हाइड्रोलिटिक एक्शन। और कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम हमारे माउथ में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, उसे कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। क्योंकि हमारे माउथ में 30% स्टार्च का डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ पर जो लिखा है, देखिए यहाँ पर 30% लिखा है, 30% जो स्टार्च होगा वो हमारे माउथ में ही हाइड्रोलाइज हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 30% जो स्टार्च होगा हाइड्रोलाइज इन द एंजाइम। और एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम पीएच होगा 6.8, क्योंकि जो सलाइवरी जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो 6.8 पीएच पे ही काम करता है। क्योंकि स्टार्च जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। और सलाइवरी एमाइलेज के उपस्थित में और इन द प्रेजेंस ऑफ द पीएच 6.8 माल्टोज में कन्वर्ट होता है। माल्टोज एक क्या होता है, डाइसेकेराइड होते हैं। वही लैंग्वेज लिखा है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होगा, हाइड्रोलाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज पीएच 6.8, और डाइसेकेराइड में चेंज होगा, माल्टोज में चेंज होगा। और खास बात यह होता है, और जो लाइसोजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम का क्या काम होता है, लाइसोजाइम काम ये होता है, जो हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम पाए जाते हैं, और लाइसोजाइम क्या काम करते हैं, एंटी बैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करते हैं, जो प्रिवेंट द इन्फेक्शन। कोई भी अगर माइक्रोब आ रहे हो तो उनको चट कर जाते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन से बच जाते हैं हम। और फिर इसके बाद क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर पाए जाएंगे, हमारे स्टमक में पाए जाएंगे। और स्टमक की मिकोजा जो फोर्थ लेयर हमने बताया था, स्टमक के मिकोजा में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाएंगे। और गैस्ट्रिक ग्लैंड टोटल 3 मेजर टाइप होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 मेजर टाइप ऑफ सेल होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड अगर एक हम स्ट्रक्चर देखें, एक सेल का हम स्ट्रक्चर अगर देखें, इस तरह होता है। ऐसे एक मेटी नुमा होता है, बस एक सुराही नुमा स्ट्रक्चर इसी तरह होता है, इस तरह होता है। ये नेक्स्ट सेल हो गया 1, फिर इतना हमारा 2 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, और इतना हमारा जो पोर्शन हो गया, इतना जो हमारा पोर्शन, ये हमारा 3 नंबर हो गया। बस यही स्ट्रक्चर हम आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला नंबर क्या होगा, जो हमारा पहला नंबर हो जाएगा नेक्स्ट सेल हो जाएगा। नेक्स्ट सेल क्या करता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है। और दूसरा क्या होगा, चीफ सेल या पेप्टिक सेल, इसको हम ट्रिक बता रहा हूँ, CPZ। क्योंकि चीफ सेल या पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल, तीनों, चाहे चीफ सेल, चाहे पेप्टिक सेल, चाहे जाइमोजन, दोनों नाम एक ही है। कोई नाम पूछ लिया जाए आपसे नीट में, चीफ सेल या पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं एक
इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन है। पेप्सिनोजन क्या होता है? प्रो एंजाइम होता है जो इनएक्टिव फॉर्म होगा। थर्ड नंबर जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पैराइटल होते हैं या ऑक्जेंटिक सेल होते हैं। ऑक्जेंटिक सेल मतलब ऑक्जेंटिक मतलब ऑक्जेलिक एसिड। ऐसे देखिए ऑक्जेंटिक ऑक्जेलिक एसिड मतलब एक एसिड होगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको ऑक्जेलिक एसिड बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक मैं आपको याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ। आप ऑक्जेंटिक ऑक्जेलिक मतलब एसिड होगा। और एसिड कौन होता है? पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। ये सिक्रेट क्या करते हैं? एक एसिड सिक्रेट करते हैं। उस एसिड का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl सिक्रेट करते हैं। और क्या सिक्रेट करते हैं? पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल इंट्रिंसिक फैक्टर। जो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। जो यहाँ पर एक्सट्रिंसिक नहीं होना चाहिए, इसको विशेष ध्यान देना। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 पर मदद करता है। क्लियर? अब स्टमक के बारे में देखते हैं। जो स्टमक होता है उसमें भोजन जो होती है 4 से 5 घंटे तक स्टोर होता है। क्योंकि हम एक बार खाना खा लेते हैं तो 4 से 5 घंटा हमारा भोजन एहसास होता है कि पेट में अभी कुछ खाना पड़ा है। इसका मतलब 4 से 5 घंटा। तभी देखिए कॉलेज में जो इंटरवल होगा 4 से 5 घंटे के बाद ही होता है। तो स्टमक में जो भोजन स्टोर होता है 4 से 5 आवर में। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो स्टमक में एसिडिक गैस्ट्रिक जूस होगा, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस की सहायता से भोजन को मिक्सअप कर दिया जाता है। बाई एसिड है, भोजन जला देगा। और क्योंकि स्टमक की जो दीवारें हैं उसमें चर्निंग मूवमेंट ऑफ मस्कुलर वाल होगा। ऐसे जाके मथनी जैसे मथ दिया जाता है भोजन को, ऐसे चर्निंग मस्कुलर। चर्निंग माने क्या होता है? ऐसे मथनी होता है। चर्निंग मूवमेंट ऑफ मस्कुलर वाल, इसकी जो दीवारें होती हैं स्टमक की उसमें चर्निंग मूवमेंट होगा। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। क्योंकि जो अब जैसे एक प्रकार जैसे हम माठा जो मारते हैं खूब अच्छे से, जो बन गया पेस्ट हमारा, उसे हम क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। बस उसी हमारा स्टमक होता है। भोजन जाएगा, HCl के संपर्क में आएगा, तुरंत ऐसे भोजन बढ़िया एकदम पिसाई हो जाएगा, पूरा पानी पानी भोजन हो जाएगा। अब उस भोजन को हम स्टमक में जो भोजन होगा उस भोजन को हम क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। क्लियर? अब क्या होगा? HCl। अब HCl क्या करता है? पेप्सिनोजन जो प्रो एंजाइम होगा या इनएक्टिव एंजाइम होगा, प्रो एंजाइम को चाहे इनएक्टिव एंजाइम, पेप्सिनोजन क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के संपर्क में आएगा, तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही पेप्सिन क्या होगा? पेप्सिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होगा स्टमक का। क्लियर? पेप्सिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होगा स्टमक का। अब देखिए पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन क्या करेगा काम? पेप्सिन एक काम करेगा, पेप्सिन कन्वर्ट द प्रोटीन, प्रोटीएजेज और पेप्टोन पेप्टाइड। पेप्सिन का क्या काम होता है? ये प्रोटीन को प्रोटीएजेज, पेप्टोन या पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब स्टमक की बात हम करें, स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं। स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होगा, गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होगा, कहीं हमारी जो स्टमक का जो दीवारें होगा कहीं जल ना जाए। क्योंकि यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस तो पाए ही जाते हैं स्टमक में। और क्या होगा? HCl भी पाए जाते हैं। HCl से बचने के लिए हमारे स्टमक से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? म्यूकस और बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या करते हैं? म्यूकस और बाइकार्बोनेट का क्या काम होता है? प्ले द इंपॉर्टेंट रोल लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन द म्यूकोजल इपिथेलियम फ्रॉम द एक्जोक्राइनेशन हाईली कंसंट्रेटेड ऑफ HCl। क्योंकि HCl के कंसंट्रेशन की वजह से म्यूकस और बाइकार्बोनेट का क्या काम होता है? म्यूकस और बाइकार्बोनेट स्टमक की दीवारों को छीलने से बचाते हैं, यही लिखा है अर्थ। और HCl की वजह से क्या होगा? स्टमक में जो pH होगा एसिडिक होगा, 1.8 pH होगा। और 1.8 pH पे ही पेप्सिन काम करता है, क्योंकि इसका ऑप्टिमम pH होगा पेप्सिन का। अगर 1.8 से ज़्यादा या कम हुआ तो पेप्सिन इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब रेनिन देखिए यहाँ पर RENNIN, आपको विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो रेनिन किडनी में भी यूज होगा और यहाँ पर डाइजेशन में। तो यहाँ पर जब डबल एन मिले तो समझिए डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन टॉपिक से लिया गया है। रेनिन जो क्या होगा? बच्चों में स्पेशली पाया जाते हैं, एडल्ट में नहीं पाया जाएगा। रेनिन जो एंजाइम होगा बच्चों में पाया जाएगा। रेनिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होगा जो इन्फेंट बच्चों में पाया जाता है। अब गैस्ट्रिक जूस, और देखिए रेनिन क्या होगा? एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है
जो इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं, बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। और रेनिन की सहायता से, रेनिन का काम ये होता है डाइजेशन ऑफ द मिल्क ऑफ प्रोटीन, क्योंकि मिल्क के प्रोटीन को रेनिन डाइजेस्ट कर देता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आल्सो सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज, थोड़ा मोड़ा मात्रा जो लाइपेजेज जो होता है वो सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। पूछा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा क्या लाइपेजेज एंजाइम सीक्रेट होता है, आपका आंसर होगा यस। अब हम देखते हैं, देखो स्मॉल हमारा इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन में वेरियस टाइप के मूवमेंट हमें देखने को मिलता है मस्कुलरिस लेयर में। क्लियर? मूवमेंट ऑफ द फूड, दो द मिक्सिंग अप ऑफ द फूड विद ऑफ द वेरियस सिक्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइन दियर बाय फैसिलिटेटेड डाइजेशन होगा। सही बात है, जब भोजन मिक्सअप हो जाएगा, भोजन मिक्सअप के बाद फिर के बाद मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा इंटेस्टाइन की तरफ आएगा और ताकि आसानी से डाइजेस्ट भोजन हो चुके। अब क्या हो गया, बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, तीनों का जो सिक्रीशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन्स होगा। क्लियर? और पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों क्या होता है, रिलीज होता है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट से। पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों रिलीज कहाँ से होते हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट से रिलीज होते हैं। अब पैनक्रियाटिक जूस कंटेन ऑफ द इनएक्टिव एंजाइम। पैनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, इनएक्टिव फार्म में एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में, कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं? फर्स्ट हमारा ट्रिप्सिनोजन हो गया, दूसरा क्या होगा काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया, थर्ड हमारा प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज होगा, फोर्थ हमारा क्या होगा एमाइलेज होगा, फिफ्थ नंबर हमारा लाइपेज, सिक्स नंबर न्यूक्लिएज। पैनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव फार्म में 6 एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आप इसको लर्न करेंगे। पीसीटीएलएन प्लांट टिश्यू कल्चर से लिया गया है, पीसीटी और एलन जो कोचिंग संस्था है वहाँ से लिया गया, ALN पीसीटीएलएन। अब देखिए पीसीटी जो एलन है, आप देखिए कैसे मैं आपको अप्लीकेबल करवा रहा हूँ। पी से देखिए प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज होगा, पी से क्या हो गया प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो गया, और सी से क्या होगा काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया, और टी से क्या होगा ट्रिप्सिनोजन हो गया, और एलन एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस, क्योंकि हमें एलन हमने बताया, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस, क्योंकि हमने लर्न करने का तरीका बहुत आसान बताया आपको। देखो अब क्या करता है ट्रिप्सिनोजन, जो क्या होगा इनएक्टिव फार्म होगा, ट्रिप्सिनोजन को हम एक्टिवेट करेंगे, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम इंटीरोकाइनेज। इंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन इंटीरोकाइनेज की प्रेजेंस में किस में एक्टिव हो जाएगा, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फार्म होगा, इंटीरोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ट्रिप्सिन एक एक्टिव फार्म होता है। और इंटीरोकाइनेज जो एंजाइम होगा, इंटीरोकाइनेज एंजाइम का जो सीक्रेट कहाँ से होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से सीक्रेट होगा। अब यही जो ट्रिप्सिन है, अब ये ट्रिप्सिन क्या करता है, देखिए अब ये ट्रिप्सिन व्हिच टर्न ऑफ द एक्टिवेट ऑफ द अदर एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस के जितने भी ट्रिप्सिनोजन के अलावा, ट्रिप्सिनोजन छोड़ दीजिए, ट्रिप्सिनोजन छोड़ करके पैनक्रियाटिक जूस में जितने भी अदर एंजाइम होते हैं उनको ट्रिप्सिन सब एक्टिवेट कर देता है। अब बाइल रिलीज फ्रॉम द ड्यूडेनम, बाइल ड्यूडेनम से रिलीज कर दिया जाएगा, और बाइल के अंदर क्या होगा बाइल पिगमेंट पाए जाएंगे। बाइल पिगमेंट दो प्रकार होते हैं, एक बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और बाइल में पाया जाता है बाइल साल्ट भी पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं, और फास्फोलिपिड भी पाए जाते हैं। खास बात यह होता है बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, बाइल में नो एंजाइम। कई बार नीट में क्वेश्चन आया बाइल में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। देखिए बाइल काम ये होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। जैसे कोई मान लीजिए फैट होता है, ये फैट का बूंद है, उसको क्या करता है छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर देता है।
उसे हम क्या कहते हैं, यदि फैट का कोई एक ड्रॉप है, यदि उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, उस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो ही देखा लिखा है, बाइल हेल्प इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका मतलब ये होगा, मतलब क्या लिखा है, ब्रेक डाउन द फैट इनटू द वेरी स्मॉल माइसेस, क्योंकि जो छोटे छोटे जो टुकड़े बन जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माइसेस कहते हैं। क्लियर। बाइल आल्सो एक्टिवेट द लाइपेज, बाइल लाइपेजेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जो म्यूकोजल इंटेस्टाइन, जो म्यूकोजल इपिथेलियम होता है, क्योंकि ये फोर्थ लेयर होगा म्यूकोजल इपिथेलियम, इंटेस्टाइन के जो म्यूकोजल इपिथेलियम होगा उसके पास क्या होता है, गॉबलेट सेल पाए जाते हैं। गॉबलेट सेल क्या करते हैं, म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। और ध्यान से ये देखिए, सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल और सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल, सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल और सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल, दोनों मिल करके, सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल और सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल, दोनों मिलके कॉन्स्टिट्यूट वाले दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, या इंटेस्टाइनल का जूस का एक दूसरा नाम हो जाएगा सकस एंटेरिकस बनाते हैं। अब जो सकस एंटेरिकस होता है या इंटेस्टाइनल जूस होगा, कंटेन द वैरायटी ऑफ एंजाइम होगा, लाइक डाइसेक्राइडेजेज, एग्जाम्पल हो जाएगा माल्टेज, और डाइपेप्टाइडेजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लियोसाइडेजेज, इसमें यही एंजाइम पाए जाते हैं। और म्यूकस एलॉन्ग विथ बाइकार्बोनेट, म्यूकस और बाइकार्बोनेट आते कहाँ से, पेनिक्रियास से सिक्रेट करते हैं, और इनका काम ये होता है पेनिक्रियास से म्यूकस और बाइकार्बोनेट रिलीज कर दिए जाते हैं। इनका काम प्रोटेक्शन होगा, किसका, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को बचाते हैं, किससे, एसिड से बचाते हैं। म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या करते हैं, पेनिक्रियास से रिलीज कर दिए जाते हैं और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को बचाते हैं, किससे, एसिड से, और प्रोवाइड द एल्कलाइन मीडियम, ताकि जिससे पीएच कितना हो जाए, 1.8 पीएच हो जाए, और इसी 1.8 पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी होगी। यही कहते हैं कि जो इंटेस्टाइनल के जूस का जो पीएच होगा 7.8 होगा, और इसी पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी होगा। और एल्कलाइन मीडियम और भी प्रोवाइड करते हैं, कौन होते हैं, सब म्यूकोजल ग्लैंड, या दूसरा नाम हो जाएगा ब्रूनर ग्लैंड। ए एल्कलाइन प्रोवाइड द एल्कलाइन मीडियम, ये भी एल्कलाइन मीडियम को भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आल्सो लिखा है हेल्प दिस आल्सो, यही पर लिखा है कि सब म्यूकोजल ग्लैंड या ब्रूनर ग्लैंड ये भी एल्कलाइन मीडियम को भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रोटीन हुआ, प्रोटीज होगा और पेप्टोन होगा, ये तीनों क्या होगा, पार्शली हाइड्रोलाइज होंगे, क्योंकि जब ये पार्शली हाइड्रोलाइज होंगे कहाँ पर, स्टमक के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। और यही काइम इंटेस्टाइन में जब पहुंचता है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम वहाँ पर पाए जाएंगे, पैनक्रियाटिक जूस से रिलीज कर दिए जाते हैं। कौन कौन होते हैं, अब इंटेस्टाइन में आ गया, और इंटेस्टाइन में क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस वहाँ पर प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जो प्रोटीन हुआ या पेप्टोन हो या प्रोटीओजेज होगा, पैनक्रियाटिक जूस, यहाँ पर देखिए ये सब पैनक्रियाटिक जूस हैं, चाहे ट्रिप्सिन हुआ, चाहे कामोट्रिप्सिन हुआ, चाहे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होगा, किसमें चेंज करते हैं, डाइपेप्टाइड में। जैसे प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन बहुत बड़ा मालिक्यूल होता है, इसको सिर्फ डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऐसे डाइपेप्टाइड, क्योंकि प्रोटीन बहुत बड़ा मालिक्यूल होता है, प्रोटीन ऐसे बहुत काफ़ी लंबा मालिक्यूल होगा, उसको पैनक्रियाटिक एंजाइम की सहायता से उसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस से क्या होगा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज निकलेगा, और पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की जो काइम होगा उसको हाइड्रोलाइज करके डाइसैकेराइड में चेंज कर देगा, क्योंकि स्टार्च होगा, कुछ स्टार्च हमारे माउथ में डाइजेस्ट हुआ था, और कुछ स्टार्च जो होता है पैनक्रियाटिक जूस के प्रेजेंस से इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा। पॉलीसेकेराइड होते हैं स्टार्च, स्टार्च पॉलीसेकेराइड होते हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज के प्रेजेंस में डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार जो फैट होते हैं, लाइपेज, एक पैनक्रियाटिक लाइपेजेज है एंजाइम, लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में
फैट को, यहाँ पर ये लिखा है फैट आर ब्रोकन डाउन बाय द लाइपेज विद द हेल्प ऑफ द बाइल। लाइपेजेज और ब्लस बाइल दोनों की सहायता से फैट को तोड़ दिया जाएगा, डाइग्लिसराइड में और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जिससे न्यूक्लियेज हो गया। न्यूक्लियेज जो एंजाइम होगा वो पैनक्रियाटिक जूस में आया है, पैनक्रियाटिक जूस में न्यूक्लियेज एंजाइम पाए जा रहे हैं। ये न्यूक्लिक एसिड में काम करते हैं, न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करते हैं, और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियेज एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वही न्यूक्लियेज जो एंजाइम होता है न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो सकस एंटेरिकस के जो एंजाइम होंगे वो क्या करते हैं, इनका काम ये होता है जो इन प्रोडक्ट को क्या करते हैं, जो इन प्रोडक्ट होगा उसको क्या करते हैं, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सकस एंटेरिकस जो एंजाइम होगा, जो इन प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर सकस एंटेरिकस लास्ट जूस बचा है, इसके बाद कोई जूस नहीं बचेगा। अब सकस एंटेरिकस में जितने भी एंजाइम होते हैं ये इन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। और जो फाइनल स्टेप होगा जो डाइजेशन होगा वो किसके समीप होगा, वेरी क्लोज, किसके संपर्क में होगा, म्यूकोजल इपिथेलियम सेल ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल इपिथेलियम सेल उसके समीप पे होगा जो फाइनल स्टेप का जो डाइजेशन होगा। जिसे यहाँ पर फाइनल स्टेप जो डाइजेशन में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर जैसे डाइपेप्टाइड हुआ, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम की उपस्थिति अमीनो एसिड में चेंज होगा। जैसे एक देखिए ये डाइपेप्टाइड है, ये डाइपेप्टाइड है, और डाइपेप्टाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सब अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार माल्टोज भी डाइसेक्राइड है, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, दो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों ग्लूकोज क्या मोनोसेक्राइड होते हैं। लैक्टोज डाइसेक्राइड होगा, लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार सुक्रोज हुआ, सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, दोनों मोनोसेक्राइड होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होगा। फिर वही न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड को शुगर प्लस बेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब क्या होगा, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड लाइपेज के प्रेजेंस में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा। क्योंकि अब जितना भी भोजन था सब अब कंप्लीट रूप से टूट चुका है। अब सिर्फ क्या होगा, अब सिर्फ एब्जॉर्प्शन के बारे में बचा है, बस अब कंप्लीट हो गया। अब चलिए दिखा रहा हूँ ये सब प्रोसेस हुआ कहाँ। जो बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल थे इनका जो ब्रेकडाउन हुआ था ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में हुआ था। जो भी बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल था उनका ब्रेकडाउन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में हुआ था। और जो जेजनम और इलियम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पर सिंपल सबस्टेंस को क्या कर दिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। और जो एब्जॉर्ब हो गया, जो बचा हुआ है अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उनको सबस्टेंस को पास कर दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन एक्टिविटी यहाँ पर होगा। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सम वाटर और मिनरल और सर्टेन ड्रग। क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होगा, मिनरल के भी एब्जॉर्प्शन होगा और ड्रग का भी एब्जॉर्प्शन होगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकस सीक्रेट होगा, म्यूकस जैसे घी होता है फिसलता है, बस वैसे म्यूकस होता है, म्यूकस सीक्रेट होगा। म्यूकस की सहायता से क्या होगा, एडहेरिंग द बेस्टेड अनडाइजेस्टेड, जैसे जो अनडाइजेस्टेड जो अनअब्जॉर्ब जो सबस्टेंस था उसका म्यूकस के संपर्क में आएगा, पूरा लुगदी बन जाएगा। एडहेर ऑफ द बेस्टेड पार्टिकल टुगेदर एंड लुब्रिकेट फॉर इजी द पासेज। क्लियर, पूरा लुगदी होकर के आसानी से पास हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। अभी देखिए दिखा रहा हूँ कहाँ पर निकल जाएगा, इसे मलबा कहते हैं, वही देखिए कहानी सुना रहा हूँ। अब अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, फीसेस कहते हैं। फीसेस मतलब क्या होता है, छीछी, इसे मलबा कहते हैं। क्लियर, जो छीछी जो हमारा लेटरिन होता है उसे छीछी कहते हैं, फीसेस होगा। अब वही फीसेज
क्योंकि यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी ने करेक्शन किया है। अब वही फीसेज इंटर करता है सीकम में। पहले रेक्टम दिया गया था, अब क्या होगा, सीकम कर दिया गया। अब यहाँ पर सीकम याद करेंगे। फीसेज इंटर इनटू द सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन दो द इलियोसिकल वाल, इलियोसिकल वाल, ताकि इलियोसिकल कोई भी वाल होगा उसका काम ये होता है प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर, ताकि फीकल मैटर आसानी से, जैसे हमारा क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, इलियोसिकल वाल इस तरह होता है, ऐसे एक वाल्व लगा होता है, इसी इलियोसिकल वाल्व में बना रहा हूं। क्लियर? इसे हम कहते हैं इलियम, इलियोसिकल, इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व हो गया है। ये रीजन क्या होगा, इलियम हो गया, और ये रीजन क्या होगा, सीकम हो गया। क्लियर? जब इलियम से सीकम पास भोजन आएगा, इलियम से सीकम भोजन तो आ जाएगा, लेकिन सीकम से इलियम तरफ भोजन नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक वाल्व लगा दिया जाएगा, इलियोसिकल वाल्व। अब इलियम से सीकम पास भोजन आएगा, लेकिन सीकम से इलियम पास भोजन नहीं जाएगा, ताकि प्रिवेंट, इसलिए वाल्व लगा दिया, प्रिवेंट द बैक फ्लो, ताकि फीकल मैटर पीछे ना जाने पाए, इसलिए वाल्व लगा दिया जाएगा। क्लियर? अगर पीछे तरफ अगर फीकल मैटर जाएगा तो आप जानते होंगे ना क्या होगा स्थिति आपकी, बाहर मुंह से तरफ निकलना स्टार्ट हो जाएगा, एक बार याद रखना। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, हल्के में इसको मत लेना। ठीक है, इलियोसिकल वाल्व का बहुत बड़ा योगदान होता है। और फीकस क्या होगा, जो फीसेस होगा, छिछी होगा, टेम्पोररी स्टोर कर दिया जाएगा रेक्टम में टिल डिफिकेशन, जब तक हम माल को त्याग नहीं देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, जो हमारा जीआईटी होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होगा, इसकी जो एक्टिविटी होगा दो तरीकों से कंट्रोल होगा, एक तो न्यूरल होगा, दूसरा क्या होगा, हार्मोनल कंट्रोल होगा। दोनों के आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, भले डिफरेंट पार्ट है दोनों, लेकिन एक दूसरे का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, एक दूसरे का सामंजस्य होगा। जैसे कोई दुर्गंध हो या कोई कहीं, जैसे किसी स्थान साइट, स्मेल या प्रेजेंस ऑफ द फूड, चाहे कहीं दुर्गंध आ रहा हो, चाहे कहीं महक आ रहा हो, चाहे कहीं भोजन का प्रेजेंस होगा, तो हमारी जो ओरल कैविटी में सलाइवा होगा वो सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। सही बात है, खाना देखते ही हमें लालिश, मुंह से लार निकलने लगते हैं, वही तो है, लार को ही सलाइवा कहते हैं हम, सलाइवा कोई विदेश थोड़ी है, लार को ही सलाइवा हमने कहते हैं। और गैस्ट्रिक, देखिए गैस्ट्रिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, दोनों का जो सिक्रीशन होगा स्टिमुलेट बाय द न्यूरल सिग्नल, चाहे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन हो, चाहे इंटेस्टाइनल के जो सिक्रीशन होता है, दोनों का स्टिमुलेट कौन करते हैं, न्यूरल सिग्नल। ये हमारे ब्रेन द्वारा ही सब कुछ होता है। कहते हैं हम कि स्टमक, कहते हैं बेटा धड़को, बेटा नहीं धड़केगा, क्योंकि कहते हैं बेटा पेरिस्टालिस करोगी, नहीं, ये सब ऑटोमेटिक होगा, न्यूरल सिग्नल द्वारा होता है, ये हमारे कंट्रोल पर नहीं होता, न्यूरल सिग्नल द्वारा होता है। और मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मॉडरेट बाय द न्यूरल मैकेनिज्म, क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल का जो डिफरेंट पार्ट में जो मस्कुलर एक्टिविटी होगा वो न्यूरल कंट्रोल द्वारा ही रेगुलेट होगा। हम कहते हैं इंटेस्टाइन तुम पेरिस्टालिसिस करना बंद कर दो, ऐसा नहीं करेगा, ये तो अपने मन से करेगा। अगर हम कहते हैं कि बेटा रुक जाओ, हार्ट धड़कना, तो नहीं, हार्ट तो अपने आप धड़केगा। बस वैसे कहते हैं कि बेटा अगर हम इंटेस्टाइन, बेटा तुम कुछ देर के लिए पेरिस्टालिसिस करना बंद कर दो, ऐसा नहीं होगा। ये सब हमारे ब्रेन द्वारा, न्यूरल सिग्नल द्वारा होता है। खास बात तो हमारी सोच के अनुसार नहीं चलता है, ये सब क्या होता है, न्यूरल सिग्नल द्वारा होता है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए बोथ लोकल, लोकल मतलब क्या होगा, जो जहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर रह रहा हूँ अपने घर पर, मैं अपने घर पर रहूँ और अपने घर से ही पढ़ाऊँ, तो उसे लोकल कहते हैं। जो आर्गन जिस जहाँ पर रहे, अगर उसी स्थान पर काम करे उसे कर ले लोकल कहते हैं। बोथ लोकल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये दोनों जो न्यूरल मॉडरेट जो न्यूरल मैकेनिज्म हो रहा है, लोकल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों रेगुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है muscular activity of different part of alimentary canal moderated by the neural mechanism, neural mechanism में कौन, both local और central nervous system दोनों। और हार्मोन्स के कंट्रोल से the secretion of the digestive juice carried out by the local hormones produced by the gastric और intestinal mucosa। कहने मतलब ये होता है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा हो या इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से, वहां से जो भी
हार्मोन्स कंट्रोल जो होता है वो डाइजेस्टिव जूस द्वारा ही होता है, चाहे लोकल हो, यहाँ पर लोकल ही दिखाया गया है। हार्मोन्स का जो कंट्रोल होगा कि मतलब डाइजेस्टिव जूस में हार्मोन्स का सिक्रेशन हो या ना हो, तो ये लोकल हार्मोन्स द्वारा ही डिपेंड होगा। और लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? गैस्ट्रिक म्यूकोजा और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से सीक्रेट होते हैं। अब हम आपको यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू में यहाँ पर सिर्फ आपको एक कैलोरीफिक वैल्यू प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, बॉक्स आइटम नॉट फॉर द इवोल्यूशन, बॉक्स आइटम को मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ ध्यान ये देना है, कैलोरीफिक वैल्यू की डिफिनेशन याद कर लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होगा। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कैलोरीफिक वैल्यू डिफिनेशन है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं कि कितना मात्रा में हमें एनर्जी की आवश्यकता होगा ताकि 1 ग्राम वाटर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। कितनी मात्रा में हमें एनर्जी की आवश्यकता होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इसमें कुछ फालतू तामा झामा नहीं पढ़ना है, बस यहाँ पर एक मेन पॉइंट पढ़िए। यहाँ पर देखिए, एक वैल्यू दिया है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो। कार्बोहाइड्रेट के लिए 4.1 दिया है, प्रोटीन के लिए 5.6 दिया है और फैट के लिए 9.8 दिया है। ये जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ फिजियोलॉजिकल वैल्यू है। और दूसरा जो वैल्यू है, सॉरी, ये क्या होता है? देखिए यहाँ पर दिखा ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू। एक ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू अगर पूछा जाए, और दो वैल्यू होते हैं, ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू और दूसरा फिजियोलॉजिकल वैल्यू। जो ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए 4.1 किलो कैलोरी, प्रोटीन के लिए 5.1 और फैट के लिए 9.45 होता है। और फिजियोलॉजिकल वैल्यू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए दोनों समान होगा, 4 किलो कैलोरी होता है, और फैट के लिए क्या होगा? 9 किलो कैलोरी होगा। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर जो हमारा 4th होगा, लेक्चर नंबर हम 4th, हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, उसमें हम आपको क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 4th होगा, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, जो हमारा वीडियो लेक्चर लास्ट होगा। यहाँ पर जो लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। छोटा सा 10-15 मिनट और बचा है टॉपिक, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4th में हम आपको कंप्लीट कर देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी हम क्रैश कोर्स वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। इसके बाद जिस तरह हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्रैश कोर्स, तो हम आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन विथ अर्थ और प्लस स्ट्रक्चर दोनों बना के समझाऊंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।